आपके साथ विशाल कालरा। देश में बैंकिंग क्रांति के दौर से देश इस वक्त गुजर रहा है। आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़े कदम उठा रहा है। आज से आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे आपको मिलेगी, यानी कि मनी ट्रांसफर अब और आसान हो गया है। देश में बैंकिंग सुधारों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास से खास बातचीत की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। 2 साल पहले जब देश के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के सामने एक समस्या थी, पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताएं, सरकार और आरबीआई के बीच में थोड़ी खींचातानी और इकोनॉमी के खस्ता हाल, उस समय यह निर्णय हुआ कि एक ऐसे खास व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाए जो 38 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका हो, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर रह चुका हो और जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हो चुका हो। उन्हें फिर से याद किया जाए, बुलाया जाए और कमान दी जाए देश के सबसे बड़े रेगुलेटर आरबीआई की। बहुत बहुत स्वागत है गवर्नर साहब आपका जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। और सबसे पहले आपको आरबीआई के 2 साल पूरे करने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सवाल छोटा सा है सर, 2 साल में सर आपकी लीडरशिप में आरबीआई में आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा और सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? आरबीआई का तो मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर काउंट करना चाहेंगे फिर डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी हमने बहुत स्टेप्स लिए। अब देखिए, जैसे कि पिछले साल दिसंबर में हमने एनईएफटी को 24/7 कर दिया। Absolutely. अभी 14 तारीख को हम आरटीजीएस को भी 24/7 कर रहे हैं। तो इसीलिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं सर कि इसीलिए आरबीआई को दुनिया भर में सबसे बेहतरीन सेंट्रल बैंक माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में और सिस्टम इंप्रूव करने के मामले में आरबीआई सबसे आगे है। जिस मुद्दे की आपने बात की चैलेंजेस से रिलेटेड, एक बड़ा चैलेंज आरबीआई के सामने है। पिछले कुछ समय में 3 बैंक्स एक के बाद एक जहां दिक्कतें आई, पीएमसी, यस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक। और आपने कहा भी कि हम पहले वार्निंग देकर या पहले उन्हें चेता कर तैयार करते हैं, और स्पेशली बाद के दोनों बैंक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आरबीआई ने हैंडल किया है। लेकिन एक इशू अब भी है, वो ये है कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजूद क्यों बैंक्स फेल हो रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बॉन्ड होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को पैसा देकर या बैंक का शेयर खरीदते हैं और वो जीरो हो जाए तो फिर हम क्या करें? आपका क्वेश्चन का 2 पार्ट है जी। सेकेंड पार्ट जो है, ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, सुपरविजन को बहुत टाइटन किया है, बहुत डीप सुपरविजन करते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी हम इंट्रोड्यूस किए हैं। बैंकों के बिजनेस मॉडल्स स्टडी करते हैं, बैंकों का डिपॉजिट पोजीशन, उनका लोन बुक, बहुत डीप डाइव करके सुपरविजन हमने बहुत टाइटन किया पिछले 2 साल में। पहला सवाल आप जिसके बारे में आपने पूछा, 2-3 दो बैंक के बारे में, आप जो शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स के बारे में आपने कहा, जैसे कि मैंने एमपीसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मैंने कहा था कि ये दोनों मैटर सबजुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं बैंकों के केस में, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसीजन हम लेते हैं। और कोई भी सेंट्रल बैंक हो, नेचुरली आरबीआई के लिए डिपॉजिटर इंटरेस्ट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो जो डिसीजन लिया गया, इट वाज डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और जो डिसीजन हमने लिया वो इट इज विद एज पर लॉ है और एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। सर, इस वक्त देश के मिडिल क्लास के सामने एक बड़ी समस्या है। एक और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्याज दरें बहुत कम हुई हैं, 2% से ज्यादा कम हुई है पिछले 2 सालों में, तो उन्हें डिपॉजिट्स पर ब्याज कम मिल रहा है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। आरबीआई इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, कैसे इन्फ्लेशन को कम लाएगा? ब्याज दरें तो शायद आप ज्यादा बढ़ाना ना चाहें ग्रोथ को देखते हुए, लेकिन इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, आप अगर एमपीसी के रेजोल्यूशन देखेंगे बहुत केयरफुली, उसमें यह कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ महीनों के लिए एलिवेटेड रहेगा और आगे जाके क्या इन्फ्लेशन नंबर्स रहेंगे वो भी प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है एमपीसी रेजोल्यूशन में कि विंटर मंथ्स में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उसका मतलब यह है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो विंटर मंथ्स में कम होते हैं, और जो सप्लाई बॉटलनेक्स थे
सप्लाई साइड बॉटलनेक्स थे, तो धीरे धीरे कोविड का जो ओपनिंग अप हो रहा है उसमें भी गुड्स मूवमेंट काफी ईज आउट हो गया है और भी ईज आउट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संभावना है कि इस टाइम में विंटर मंथ्स में इन्फ्लेशन शायद कम हो जाए, थोड़ा मॉडरेट हो जाए। और सरकार की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और हमारे ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी जाके सरकार स्टेप्स लेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल, जो पाम ऑयल है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए, जैसे कि आपका हो गया, आपका देखिए मिल्क प्राइसेस या आपका जो चिकन प्राइसेस या अंडे के प्राइसेस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए। तो विंटर मंथ्स जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और एक चांस है दैट इन्फ्लेशन विल मॉडरेट। और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। तो देयरफॉर हम बहुत केयरफुली सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम आरबीआई सेंट्रल बैंक में हम बहुत क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट हम अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। आरबीआई फास्ट है, मजबूती के साथ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाना चाहती है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पर डिजिटल बैंकिंग में इश्यूज आए हैं। आरबीआई किस तरह से बैंक्स को तैयार कर रही है? आपने 24/7 आरटीजीएस कर लिया, लेकिन क्या वाकई में बैंक्स और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इस तरह की डिजिटल बैंकिंग के लिए? इसी हम बैंकों के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम हमारा सुपरविजन में उसको एग्जामिन करते हैं और कितने कंप्लेंट्स है, कितने डाउन टाइम है बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी हम मतलब आरबीआई के ऑडिट, तो हम आरबीआई डजंट डू ऑडिट, बट हमारा जब सुपरविजन करते हैं उसको भी हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। और कोई भी अगर सिचुएशन ऐसा आता है तो तुरंत हम बैंकों को कॉशन लेटर इशू करते हैं और उनके साथ मिलके वो जो प्रॉब्लम अगर उनका आईटी सिस्टम में कोई आता है तो उसको कैसा सॉल्व किया जाए उसके तरफ हम बहुत ध्यान देते हैं। सर, इस पेंडेमिक के दौरान एक इशू आया जिस पर जी बिजनेस ने 2 बार हमने बड़ा कवरेज किया, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। जो डिजिटल लोन देने वाली जो एप्स हैं उनकी तरफ से कस्टमर्स को बड़ा परेशान करना रिकवरी के लिए गलत तरीके। हमने जब ये इशू रेज किया, आरबीआई ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम भी किया उस पर और आपने गाइडलाइंस भी नहीं बनाई, लेकिन अभी भी थोड़े रेगुलेटरी गैप्स हैं। आरबीआई इस मामले में क्या कर सकता है, क्या करने का आपका प्लान है? देखिए, हमने एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड इशू किया जिसमें हमने ये कहा कि कोई भी डिजिटल लेंडर हो अगर वो उसका वेबसाइट में ये डिस्प्ले करनी चाहिए वो कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि ये फलाना बैंक या इस एनबीएफसी के साथ मिलके ये उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंप्लेंट वो वहां दे सकते हैं। बैंकों को और एनबीएफसी को भी ये मैंडेट किया कि आपके जो वेबसाइट है उसमें आप डिस्प्ले करिए आपके कौन कौन डिजिटल लेंडिंग में आपके कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन कौन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो डिजिटल लेंडर है उसका प्रोफाइल पता चले और जब कोई प्रॉब्लम आता है कंप्लेंट भी वो दे सकते हैं। तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड में हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किया है। वो जो कलेक्शन एजेंट्स जाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, और ये जो है इसे हमारा ध्यान में अभी भी है, उसमें हम और भी स्टडी उसको कर रहे हैं, उसको कैसा फर्दर उसको टाइटन किया जाए वो हमारा इट इज अंडर कंसिडरेशन। एक डर जो है सर लोगों को है कि, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, कि जैसे मॉरेटोरियम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होगा और जब ये खत्म होगा उसके बाद बैंक्स के एनपीए बढ़ने के बड़े आसार हैं। क्या आरबीआई को इसका पूरा अंदाजा है, क्या कुछ हो सकता है और उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमने एक नंबर दिया था कि जो एनपीए है 12.5 to 14.7% का एक रेंज दिया था हमने 12.5 जो था बेसलाइन सिनेरियो था और 14.7 हमने दिया था सीवियर स्ट्रेस सिचुएशन में। अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो एंड दिसंबर के लास्ट वीक में वो रिलीज कर रहे हैं, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि कितना बढ़ सकता है। वो जो फिगर हमने दिया था वो 31 मार्च में कितना होगा वो फिगर दिया था, लेकिन हम अभी जो फिगर देंगे वो 30 सितंबर का पोजीशन हम उसमें हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो अभी अंडर एग्जामिनेशन है, उसको अंडर एनालिसिस है। आखिरी सवाल ये कि 1 साल और बाकी है आरबीआई में, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आरबीआई की बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक्सटेंशन भी होंगे। बाकी अब क्या काम ऐसा है जो आरबीआई में आप और करना चाहते हैं? बहुत सारे काम है। अभी कोविड जो है हमारे सामने, कोविड बहुत बड़ा चैलेंज एक है, और उसमें कई सारे स्टेप्स, हम तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और आगे जाके जो कोविड रिलेटेड पॉलिसी कैसा रहे, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी के ऊपर हम ध्यान देते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो आरबीआई तो जो है उसको कहते हैं कि ऑल पर्पस मल्टीपर्पस सेंट्रल बैंक है, और बहुत सारे काम है जो आगे जाके करनी चाहिए और करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में आरबीआई जो देश में, दुनिया में सबसे बेहतरीन रेगुलेटर है, वो और ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.